शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। ठीक है, न्यूज़ को चालू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है edubuckets.blogspot.com। इस वेबसाइट को आप टाइम टाइम पर सर्च करते रहिए। जो भी न्यूज़ बच जाती है या जो करंट के मुद्दे रहते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल मैं इस वेबसाइट में डालते रहता हूं। ठीक है, यहाँ पर आपको एडिटोरियल भी मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि आप इस वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए। ठीक है, edubuckets.blogspot.com है। पहली न्यूज़ जो थी वो आज हम देखने वाले हैं श्रेष्ठ योजना से रिलेटेड। पीआईबी की ये पहली न्यूज़ है हमारी, इसके बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते। श्रेष्ठ योजना 2022 इसको चालू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा रेसिडेंशियल एजुकेशन योजना श्रेष्ठ की शुरुआत करी है। इसका मतलब ये है न केवल हमें स्कूल मिलने वाला है, इसके अलावा हमें रहने और खाने की भी व्यवस्था मिलने वाली है। रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत ये योजना मेनली है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए बहुत फ़ायदे वाली साबित होगी जिनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक अभी पहुंच नहीं है। मतलब कि जो लोग केवल गांव देहात के सरकारी स्कूल में ही पढ़ पा रहे हैं, अब सरकार चाहती है उनको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। पहला मकसद इसका ये है। दूसरी बात ये है, ये पहल उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अच्छी शिक्षा पाएंगे तो उनका जीवन भी बेहतर बनने वाला है। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों को लक्षित किया गया है। उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का निर्माण संवैधानिक अधिदेश के अनुसार हुआ है। अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, अवसर प्रदान करना है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य बताए जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि बिना किसी भेदभाव के हम शैक्षिक सुविधा बच्चों तक पहुंचाएं, जिसको हम कहते हैं शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। हालांकि एक समान अवसर प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से अभी कह जरूर रहे हैं हम, लेकिन रियलिटी अभी काफ़ी दूर है। तो स्कीम क्या है? स्कीम ऐसी है कि सरकार प्राइवेट स्कूल में आपको दाखिला दिलाने वाली है। निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लेकिन विभाग ने एक नई पहल के रूप में अनुसूचित जाति के उन मेधावी छात्रों को उच्च श्रेणी के निजी प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, बेस्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। तो लक्षित क्षेत्रों के जो बढ़िया स्कूल हैं, यहाँ पर आवासीय शिक्षा देना है। तो यह जो श्रेष्ठ योजना है पूरे देश की सीबीएसई से संबंधित प्रतिष्ठित जितने भी आवासीय स्कूलों में हैं उनमें मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती। बताया जा रहा है हर साल 3000 सीटें रहेंगी कक्षा 9 और 11वीं में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, कक्षा 9वीं में एडमिशन लेना है अपन को और दूसरी बात 11वीं में एडमिशन लेना है। इसके लिए हर साल 3000 सीटों का प्रावधान किया गया है। खर्चा की बात करें तो शिक्षा का खर्चा, आवासीय शुल्क का खर्चा पूरा विभाग वहन करने वाला है, उठाने वाला। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है प्रवेश परीक्षा की। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो अभी कक्षा 8वीं का पेपर दिए हैं, 10वीं का पेपर दिए हैं, इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। इनका चयन कैसे करके होगा? ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा आयोजित करेगी। जिनके नंबर ज़्यादा रहेंगे उनको 9वीं और 11वीं में
प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। पात्रता की बात कर लें तो यह एससी कैटेगरी के हाशिए पर रहने वाले लो इनकम वाले बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है या फिर उससे भी कम है, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। पसंदीदा स्कूलों में आपको प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उनकी अकादमिक पढ़ाई के लिए देश में कहीं भी उनके पसंदीदा स्कूलों में उनको प्रवेश दिया जाएगा। 12 तक फ्री, मतलब विभाग द्वारा 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने तक शिक्षा और छात्रावास शुल्क पूरी रूप से फ्री रहेगा। अपनी उच्च शिक्षा के लिए विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र लोग। सेकेंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एशिया के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। ठीक है, जो एम्यूनिशन वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है गोला बारूद। एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये पूरा का पूरा इतना एरिया समझ लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही, या फिर अलग अलग चीज़ें नहीं हैं तो जैसे अपन को गोला बारूद बनाना है, गोला बारूद के लिए रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसकी असेंबली होगी, कास्टिंग होगी, तो एक प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स बनाने की यहाँ पर बात करी जाती है। वो भी एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जगह का नाम है कानपुर। अडानी ग्रुप और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, ताकि बिल्ड किया जाएगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कानपुर इन द कानपुर सेक्शन ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसा कहना है स्टेट गवर्नमेंट का। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस वुड स्पेंड 1500 करोड़ ऑन द 250 एकड़ कॉम्प्लेक्स। टोटल एरिया इसका 250 एकड़ का है। 1500 करोड़ रुपया अडानी डिफेंस और एरोस्पेस खर्च करने वाला है। वहीं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। जस्ट लुक एट दिस 10 ईयर्स इन उत्तर प्रदेश। ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है इंडिया का, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर का। एट एन इवेंट वेयर ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1406 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है 80,000 करोड़ की। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देश में कहीं पर भी ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हो, यहाँ पर आप खनन, इसके अंदर तो आप खनन कर ही नहीं सकते। इसके अलावा इसका जो 1 किलोमीटर वाला एरिया है, इस रेडियस में आप कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहाँ से आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश जारी किया है। कीप ESZ ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड फॉरेस्ट। सरकार से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर आप किसी प्रकार की एक्टिविटी मत होने दीजिए। ये सबके लिए रहेगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए, नेशनल पार्क के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी ये नियम लागू है। आखिर इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है डिक्लेयरिंग, यदि कर रहे हैं ESZ का अराउंड नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज, ताकि हम क्रिएट कर सकें सम काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, ऑलरेडी से तो ये इनका एरिया सिकुड़ते जा रहा है, उस झटके को, उस शॉक को ये लोग एब्जॉर्ब कर सकें, थोड़ा सा सहारा दे सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, पर्यावरण को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए। ये जितने भी जोन्स हैं ये काम करेंगे ट्रांजिशन जोन्स के रूप में। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब संक्रमण, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू दोज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन।
मतलब कि जहाँ पर अब बीच का जो इतना जो एरिया है नेशनल पार्क का, ये कैसा है, ये तो प्रोटेक्टेड एरिया है ही, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु इतने एरिया में भी संक्रमण कर सकते हैं, लेजर प्रोटेक्शन वाले एरिया में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा है कि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों के दौरान में माइनिंग और अदर एक्टिविटी तेज हो गई है इस प्रकार के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उधर पर। असल में हुआ क्या था कि एक पिटीशन किसी ने दायर की थी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेन लैंड्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर के। तो जब इसकी सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया। नीलगिरी तो केवल एक एग्जाम्पल था, ठीक है, एक प्रकार से एक साधन था या फिर बहाना था। तो कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ एनी नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलरेडी हैज़ ए बफर जोन, यदि कहीं किसी नेशनल पार्क ने ऑलरेडी से बफर जोन बना के रख लिया है, मतलब थोड़ा सा और बाउंड्री को उसने बढ़ा के रख लिया है, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसको ख़त्म नहीं करना है, और वो बफर जोन एप्लीकेबल रहेगा यदि कहीं कोई केस की सुनवाई चल रही है उस टाइम तक। और माइनिंग विद इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेल नॉट बी परमिटेड, और माइनिंग तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और नेशनल पार्क के अंदर में। अभी का जो टॉपिक हम देख रहे हैं ईपीआर से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। यूट्यूब में ऑलरेडी से एक वीडियो इस पर मैं डाल चुका हूँ, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में चाहिए आप प्लेलिस्ट में, यहाँ पर आप देख लीजिए ई कचरा करके एक वीडियो मैं बनाया हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसको क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हैंडल करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, हर साल पूरे विश्व में कितना कचरा उत्पादन होता है, नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है, इसके अलावा भारत का स्थान कहाँ है, भारत कितना कचरे को रिसाइकिल कर लेता है, और नए नियम सरकार ने क्या बनाए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टर्म यहाँ पर ईपीआर आया है, ईपीआर को आपको समझना होगा, ठीक है। सरकार कह रही है यदि कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, ठीक है, यदि कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है तो ये जिम्मेदारी उसी की है कि वो इस कचरे को हैंडल करे, ठीक है। तो यही ईपीआर है। यदि आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, यदि आप खुद बना रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद है कि उस कचरे को आप हैंडल करो। ईपीआर की अवधारणा को ई अपशिष्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स 2011 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में इसको हमने शामिल किए हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि ईपीआर को भारत में लागू करना काफ़ी कठिन काम है। न्यूज़ में ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अभी ई वेस्ट रिसाइकलर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आने वाला फ्यूचर इनका ही होने वाला है, जिस हिसाब से सरकार कानून लेकर के आई है, ठीक है। क्योंकि जो कचरा बनाने वाली कंपनी है, कचरा बनाने वाली कंपनी ही उस कचरे को हैंडल करेगी। तो जो ई वेस्ट रिसाइकलर हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सामने आने वाली है। कैसे सामने आने वाली है, मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये अपने रिसाइकल्ड प्रोडक्ट किसी और को दे देती कि भाई आप इनको रिसाइकिल करिए, ठीक है। अब ये इसने इनको रिसाइकिल करके वापस फिर से कंपनी को दे दिया है, तो इसके लिए कैसा हो गया, फ़ायदे की बात हो गई ना, मतलब कि इनकी कमाई होने वाली। ज़्यादातर जो रिसाइकलिंग होती है हमारे यहाँ पर वो होती है गरीब लोगों के द्वारा, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के द्वारा ही रिसाइकलिंग होती है। अब इनमें से कुछ
हानिकारक धातुएं रहती हैं जिनके संपर्क में आने से इन लोगों को, इनके द्वारा काम कर रहे श्रमिकों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से रिसाइकलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आने वाले 5 साल में दिल्ली एनसीआर में हेडक्वार्टर है एटेरो रिसाइकलिंग, एक कंपनी का नाम है। इंडिया की जितनी भी लार्जेस्ट इको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनमें ये शामिल है। नाम है एटेरो रिसाइकलिंग। इसने अनुमान लगाया है expects to invest close to $1 billion in expanding their electronic waste recycling facilities। ठीक है, ये अपना विस्तार करने वाली है कितना, $1 बिलियन का आने वाले 5 साल में। इसके अलावा मोर देन 70% ऑफ इट इज़ फॉर सेटअप ऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, अब 70% जो हिस्सा है वो सेटिंग अप होने वाला है कहाँ पर, ऑपरेशन के लिए यूरोप में। द यूएस, इंडोनेशिया टू रिसाइकिल लिथियम आयन बैटरीज प्रीमाइज्ड ऑन द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो बैटरियाँ भी बढ़ेंगी। उन बैटरियों को रिसाइकिल करने के लिए यूरोप, यूएस और इंडोनेशिया में ये कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने वाली है। इनका कहना है ये जो लिथियम की बैटरी रहती हैं, ठीक है, ये कंपनी का फ्यूचर है। द प्रेजेंट इज हिंग्ड ऑन द ग्रोइंग नंबर ऑफ ई वेस्ट दैट हिज फैक्ट्री इन रुड़की इज प्रोसेसिंग। आगे इनका कहना है कि देखिए, अभी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में कुछ चेंजेस किए हैं। उन नियम कानून के अंतर्गत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है रिसाइकलिंग टारगेट। किनको? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेकर को, अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। देखिए, जितनी भी आप बिक्री कर रहे हो उसका 30% आपको रिसाइकिल करना है। फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसाइकिल 70% ऑफ सेल बाई 2023 तक टारगेट रखा गया 70% का, और 2018 में इसको हमने रखे थे कितने का, 30% का। अब यहाँ पर ये EPR वर्ड आ गया है। प्रायर टू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम, रिसाइकलर्स लाइक अस हैड टू पे टू प्रोक्योर ई वेस्ट। ठीक है, प्रायर मतलब होता है पहले। EPR रिजीम की बात कर लें तो रिसाइकलर हमारे जैसी कंपनियों को पे करना था। ठीक है, प्रोक्योर ई वेस्ट को यदि हम लेना चाहते हैं तो हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता था। ये कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल रिसाइकलर रहते हैं वो यूज़ करते हैं ख़तरनाक विधियों का, उनके लिए खुद को खतरा रहता है, इसीलिए वो एबल्ड रहते हैं टू डू दिस एट ए लोअर कॉस्ट। अब वो एकदम खतरनाक वाले खतरा है तो भी वैसा काम करेंगे, मतलब वो शॉर्टकट अपनाते हैं, सस्ता से सस्ता काम करना चाहते हैं वो। ठीक है, इसलिए वो जो रिसाइकलिंग वाला काम है ना वो एकदम सस्ते में कर लेते हैं। इवन इफ देयर रिकवरी वाज लो, भले ही उनकी मेटल की जो रिकवरी हुई है वो बहुत कम है, देयर कॉस्ट वर लो एंड सो प्रॉफिटेबल। अगली न्यूज़ देखने वाले हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है वो इमरान खान के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा सकती, जिसको देशद्रोह का कानून हम कहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कुछ समय पहले, चुनाव के पहले, आज़ादी का मार्च निकाला था। ये जो आज़ादी का मार्च था कुल मिला के जो फेडरेशन है उस पर अटैक था, ऐसा सरकार का कहना है। इसीलिए सरकार इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा सकती है। 25 मार्च को क्या हुआ था, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इन्होंने जो मार्च निकाला था, ठीक है, ये गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे कि जो चुनाव है वो रद्द हो जाए, लेकिन ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी इनके ऊपर आरोप लगाया जाता।
The government has been mulling option for appropriate action against Mr. Khan and other for vandalizing the property of the state. अगली न्यूज़ देखने वाले हैं इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन से रिलेटेड। यूक्रेन इंडिया की तरफ देख रहा है कि भारत काश कोई हमारी मदद कर दे, ताकि युद्ध के कारण जो हमारी इकोनॉमी जितना भी नुकसान हुआ है हमको, हम उससे कुछ उबर पाएँ। पहली बात तो यही रहेगी कि लोगों को हम खाना कैसे करके अवेलेबल करा दें, उनका स्वास्थ्य, उनके लिए आवास, ये सारी चीज़ें सरकार के लिए प्राथमिकता वाली होने वाली हैं। सोर्स का कहना है कि जो वार टॉर्न कंट्री है ना, इसकी जीडीपी है उसमें 30 से लेकर के 50% की गिरावट आने वाली है। आज तक की डेट में यदि हम देखें तो टोटल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, न केवल भारत सरकार ने सहायता किया है, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी ने भी यूक्रेन की सहायता करी है आज की डेट तक, और वो रही है अप्रॉक्सीमेटली 230 टन का हम क्या है असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा आप एडिशन में देख लीजिए, ठीक है, ऐसी कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, लेकिन उन्होंने ऑफिस खोल रखे हैं यूक्रेन में। इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, एंड ईस्टर्न यूरोप में भी इनके ऑफिस हैं, ऐसा इनका कहना है। दिस इज़ सेपरेट एंड वर्थ अबाउट 7 से लेकर के 8 मिलियन, और कुल आंकों के आप रुपए पैसे में तो 7 से लेकर के 8 मिलियन डॉलर हो जा रहा है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यूक्रेन के ऊपर देखें तो डिप्लोमेटिक सोर्स का कहना है 2022 का आंकड़ा जीडीपी में गिरावट आ सकती 30 से लेकर के 50%, और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 20% को पार कर सकती है। मंथली डेफिसिट कास्ट बाय द वार इज़ नियरली $5 बिलियन, ठीक है, हर महीने उनको जो घाटा होने वाला है राजस्व का वो $5 बिलियन का होने वाला, ऐसा सोर्स का कहना है। एंड द वार हैज़ डैमेज और डिस्ट्रॉयड अप टू 30% ऑफ यूक्रेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ख़त्म हो गया है, जिसकी कीमत बताई जा रही लगभग $100 बिलियन की। यूक्रेन डिमांड कर रहा है हैवी एंड लॉन्ग रेंज वीपन सिस्टम फ्रॉम नेटो, इसमें इंक्लूड है मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम MRLS, जिसके ऊपर रख करके रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती, एक ट्रक के जैसा रहता है ये। इसके अलावा वो टैंक दो बोल रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, इन एडिशन टू कंटिन्यू लॉजिस्टिक सपोर्ट, इसके अलावा सामान की ढुलाई वुलाई के लिए भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जगन्नाथ के पुरी मंदिर से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति ने एक याचिका दायर किया था, जिसमें कहा जा रहा था इसके आउटसाइड के एरिया में जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जो कुछ भी काम हो रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट को रोक देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये जो काम सरकार कर रही है वो भक्तों की सुविधाओं के लिए कर रही है, इसलिए इस काम को हम नहीं रोक सकते हैं। उड़ीसा का जो पुरी वाले टेम्पल है, जगन्नाथ पुरी के मंदिर हैं, इनकी जो शैली है वो ओडिशा शैली में इनको बनाया गया, ठीक है। एक बड़ा टेम्पल आप देख रहे हैं, उसके साइड में एक छोटा टेम्पल देख रहे हैं, उसके शीर्ष को कहा जाता है जगमोहन। वहीं अभी जिसकी ज़्यादा लंबाई है उसके शीर्ष को कहें तो रेखा दौल इसको कहते हैं, ठीक है। इतना एरिया इसका कलश कहलाएगा, कलश के नीचे वाला एरिया कहलाता है अमालक, ठीक है। और ये पूरा जो हिस्सा है इसको राह पागा कहते हैं। ये वाला एरिया कहलाता है आपका अमाला, और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं भूमि। तो मेन सभी इसके पार्टों को हम देख चुके हैं। उड़ीसा शैली में कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है, इसमें शामिल है कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ठीक है। और यहाँ जो मंडप रहता है उड़ीसा शैली में, उसको हम कहते हैं जगमोहन।
यहाँ इसका जो मेन मंदिर रहता है, मेन मंदिर स्क्वायर शेप में बनाया जाता है, वर्गाकार शेप में बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, ये जो मंदिर है चारों तरफ से परकोटे से घिरे रहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं द्राविड़ शैली में, साउथ वाले शैली में मंदिरों को परकोटे से घेरा जाता है, ठीक इसी प्रकार इनके साथ भी हुआ है। तो जो वास्तुकला की नागर शैली थी वो जो है 3 शैलियों में बढ़ गई थी। पहली थी ओडिशा शैली, दूसरी थी खजुराहो शैली और तीसरे नंबर में आती है सोलंकी शैली, ठीक है। तो हम खजुराहो ओडिशा शैली की बात कर रहे हैं। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की जाती है, लेकिन भीतरी दीवारों को बिना नक्काशी के ही रखा जाता। मंदिर के अंदर आप जाओगे तो ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पोर्च जो रहेगा इसमें खंबे का यूज़ नहीं किया जाता, इसके बजाय छत को लोहे के गार्डरों का सहारा दिया जाता है। इसकी छत को किसके सहारे दिया गया है? लोहे के गार्डरों। जो शिखर रहेगा वो रेखा दौल कहलाता है। वे लगभग एक क्षैतिज छत के जैसे होते हैं जो शीर्ष पर एकदम अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। ये इसकी कुछ कुछ खास विशेषताएं हमने